हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छी होंगी और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, पिछली क्लास में हमने मेंडल के विषय में डिटेल से बात की थी। उसके बाद में मेंडल के नियमों की पुनः खोज वो किस प्रकार से की गई थी उनकी भी हमने बात की थी, और मेंडल को सफलता नहीं मिलने के क्या कारण रहे थे उनकी हमने बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं मेंडल की सफलता के क्या कारण रहे। यानी कि पीछे तो हमने पिछली क्लास में तो देखा था मेंडल को प्रसिद्धि क्यों नहीं मिल पाई थी, वो कारण। और आज हम देखने वाले हैं मेंडल की सफलता के कारण, कि वो उनके जितने भी प्रयोग थे वो सफल क्यों रहे थे, उसकी सफलता के कारण क्या थे, उन कारणों की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद में हम जो मेंडल के नियम हैं उनके ऊपर आएंगे, जिसमें पहला नियम एक संकर संकरण जिसमें प्रभाविता का नियम है, तो उनकी हम डिटेल से बात करेंगे आगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें तो मेंडल की सफलता के कारणों में सबसे पहला कारण तो ये आता है कि मेंडल ने एक समय में केवल एक लक्षण या दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया। दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया। लक्षणों की वंशागति अध्ययन किया। ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रख लेना। देखिए, मेंडल की सफलता का सबसे प्रमुख कारण यही है कि एक समय में उन्होंने केवल एक ही लक्षण लिया। यानी कि अध्ययन करने के लिए आपने पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा है कि मेंडल ने क्या किया कि जो लंबे पौधे हैं, जो उनकी ऊंचाई थी, वो लक्षण ले लिया इन्होंने। ऊंचाई लक्षण का अध्ययन किया था इन्होंने सर्वप्रथम, जिसके दो रूप मिले, एक तो लंबा, एक तो बौना हो जाएगा और एक लंबा हो जाएगा। तो ये जो उन्होंने लक्षणों का चयन किया ना, एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया, ये भी कारण है एक इनको सफलता मिलने का। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ठीक है। आगे एक देखिए इन्होंने क्या किया, मटर के पादप को चुना। सबसे महत्वपूर्ण है ये, मटर के पादप को चुना। ये भी इनकी सफलता का कारण है, और क्यों है ये अभी हम बात कर लेंगे भाई, ठीक है ना। मटर के पादप को क्यों चुना, कि सबसे पहला मटर के पादप को चुनने का कारण क्या है। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है भाई, क्यों चुना मटर के पादप को, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पहला कारण तो यही हो जाएगा मटर के पादप को चुनने का, कि ये किसी भी स्थान पर आसानी से उगाया जा सकता है, आसानी से उगा सकते हैं, आसानी से उगाया जा सकता है, ठीक है। एक तो ये कारण हो जाएगा। दूसरा ये हो जाएगा, ये एक वर्षीय पादप है। मटर क्या होता है, एक वर्षीय पादप होता है। यानी कि इनका जो जीवन काल होता है, इनका जो जीवन काल होता है वो 2 से 3 महीनों में क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और इसी कारण से एक वर्ष में हम क्या कर सकते हैं, एक से अधिक पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। तो ये भी लिख सकते हैं भाई, कम समय में अधिक पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं, अधिक पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखिए मटर में और क्या लक्षण है जिसकी वजह से मटर के पादप को ही चुना गया। एक ये ध्यान में रख लेना कि मटर में बहुत सारे विपर्यासी लक्षण पाए जाते हैं, मतलब विपरीत लक्षण पाए जाते हैं। जैसे ऊंचाई का लक्षण लिया था मेंडल ने, तो ऊंचाई में एक बौना हो जाएगा और एक आपका लंबा हो जाएगा, तो ये विपरीत लक्षण है ना। तो इस प्रकार के बहुत सारे लक्षण है वो मटर में देखने को मिल सकते हैं। तो ये भी लिख सकते हैं यहाँ पर, मटर के पादप में अनेक विपर्यासी लक्षण, अनेक विपर्यासी लक्षण, कंस्ट्रांटिंग फीचर बोलते हैं भाई इसको, थोड़ा सा देख लेना, कंस्ट्रांटिंग फीचर, ओके। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि आपने देखा होगा कि जो मटर का पादप होता है वो द्विलिंगी पादप होता है। द्विलिंगी पादप होता है ये, मतलब मेल और फीमेल दोनों इसी के अंतर्गत होते ही हैं। तो इसी कारण से इनको प्राकृतिक रूप से इसमें स्वपरागण किया जा सकता है, प्राकृतिक रूप से स्वपरागण, प्राकृतिक रूप से स्वपरागण किया जा सकता है। और स्वपरागण होगा तो युग्मकों की शुद्धता का
कई पीढ़ियों तक हम अध्ययन कर सकते हैं। पादपों की गुणों की शुद्धता का कई पीढ़ियों तक अध्ययन किया जा सकता है। एक ये लिख सकते हैं यहाँ पर, कृत्रिम रूप से हम क्या कर सकते हैं, इसमें कृत्रिम रूप से पर परागण किया जा सकता है, पर परागण क्रॉस पोलिनेशन किया जा सकता है, जिससे बाहर के जो अच्छे गुण वाले पादप होते हैं उनका संकरण हम इनके साथ में करवा सकते हैं। ठीक है, और इसी कारण से जो संकरित अवस्था या संकरण होना है वो संभव हो पाया भाई। पर परागण कराएंगे ना तभी तो संकरण होगा। अगर 100 परागण कराएंगे तो सेम ही पौधा है तो उसमें हम डिफरेंस कर ही नहीं पाएंगे, उसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होगी नहीं। संकरण संभव होने का कारण है कृत्रिम पर परागण। ठीक है, ये आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा ये पूरी चीज़ें। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई। मटर के पादप को क्यों चुना, आसानी से उगाया जा सकता है। 1 वर्षीय पादप है, जीवन काल 2 से 3 मंथ होता है। इसको हम कम समय में अधिक पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते हैं। और मटर के पादप में अनेक विपर्यासी लक्षण होते हैं भाई। द्विलिंगी पादप होता तो प्राकृतिक रूप से 100 परागण हो जाएगा और कृत्रिम पर परागण हम करवा सकते हैं। ठीक है, आगे और क्या कारण रहे भाई मेंडल को सफलता मिलने की, उनकी हम बात करते हैं। और क्या कारण रहे सफलता मिलने के, एक ये याद रख सकते हैं कि मेंडल ने अपने निष्कर्षों का सांख्यिकी विश्लेषण किया भाई। मेंडल ने अपने निष्कर्षों का सांख्यिकीय विश्लेषण किया, मतलब गणितीय रूप में व्याख्या की उनकी, सांख्यिकीय विश्लेषण किया। इसके बाद में हम नेक्स्ट जब बात करते हैं तो नेक्स्ट आपका हो जाएगा मेंडल ने क्या किया था, एक समय में एक लक्षण लिया, ये याद रख सकते हैं। मटर के पादप को चुना, ये याद रख सकते हैं कि मेंडल ने अपने निष्कर्षों का सांख्यिकी विश्लेषण किया, ये याद रख सकते हैं। ये तो मटर के अंदर ही आ गए। विपरीत लक्षण वाले ये मटर वाले भी आप शामिल कर सकते हैं। एक ये वाला और याद रख लेना भाई, मेंडल ने गुणात्मक लक्षणों, गुणात्मक लक्षणों का मात्रात्मक विश्लेषण किया, मात्रात्मक विश्लेषण किया। ये वाला पॉइंट और जरूर याद रख लेना। तो ये 4 पॉइंट तो ये हो जाएंगे, और ये आपके बीच वाले जो ये पॉइंट भी याद रख लेना भाई। मेंडल ने मटर के पादप को ही क्यों चुना, तो ये वाले भी ध्यान में रख लेना। तो ये मेंडल की सफलता के कारण हो गए भाई। और अब हम बात करते हैं कि मेंडल ने जो काम किया था, तो मेंडल ने एक तो कौन कौन से लक्षण चुने उनकी बात करते हैं, और इसके बाद में मेंडल का जो पहला नियम है उनकी बात करेंगे। तो आप हेडिंग डाल सकते हैं मेंडल का कार्य, और जिसके अंतर्गत मेंडल द्वारा, यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं भाई, मेंडल द्वारा मटर के पादप में निम्न लक्षण चुने गए। मटर के पादप में चुने गए लक्षण, निम्न लक्षण, यानी मेंडल के द्वारा मटर के पादप में कौन से लक्षण चुने गए उनकी बात करेंगे भाई यहाँ पर। ठीक है, तो आप हेडिंग डाल लीजिए और फिर एक टेबल बना लेना। उस टेबल के अंतर्गत हम क्या क्या करने वाले हैं अभी समझ में आ जाएगी पूरी चीज़ें। एक मिनट में ये टेबल बना लेता हूँ, उसके बाद में इसको हम सॉल्व करते हैं भाई। ठीक है, क्योंकि ये लक्षण पूछे जाते हैं, कौन कौन से लक्षणों का प्रयोग किया था, ये कई बार पूछे जाते हैं भाई। ओके, यहाँ पर हम लिख देते हैं भाई, क्रम संख्या आ जाएगी, कितने लक्षण लिए थे वो बात करेंगे। यहाँ पर जो लक्षण है, कौन कौन से लक्षणों का अध्ययन किया गया वो आ जाएगा।
यहाँ पर जो प्रभावी लक्षण है डोमिनेंट, सिर्फ डी लिख देता हूँ, डोमिनेंट लक्षण आ जाएगा। यहाँ पर आपका अप्रभावी आ जाएगा, अप्रभावी मतलब रिसेसिव आपका लक्षण आ जाएगा। और यहाँ पर कौन से गुणसूत्र पर उपस्थित है ये वाला भी याद रख लेना भाई, गुणसूत्र संख्या, ठीक है, ये भी जरूर याद रख लेना। अब बात करते हैं पहले लक्षण की। तो पहला लक्षण हो जाएगा पादप की लंबाई, पादप की लंबाई हो जाएगा पहला लक्षण। और लंबाई के दो रूप मैंने बताए भी थे आपको पहले, एक तो लंबा पादप हो सकता है, लंबा तो प्रभावी होता है, और बोना जो होता है ये अप्रभावी होता है। तो लंबे को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको स्मॉल टू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा लक्षण कौन सा लेते हैं? दूसरा लक्षण कौन सा लेते हैं भाई? दूसरा लक्षण आ जाएगा पुष्प की स्थिति, पुष्प की स्थिति। और पुष्प की स्थिति की हम बात करते हैं तो पुष्प की स्थिति के अंतर्गत प्रभावी लक्षण कौन सा होगा भाई? कक्षस्थ हो जाएगा, कक्षस्थ प्रभावी लक्षण हो जाएगा। और शीर्षस्थ आपका अप्रभावी लक्षण हो जाएगा, शीर्षस्थ आपका अप्रभावी लक्षण हो जाएगा। कक्षस्थ है, इसको हम ए कैपिटल से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये डोमिनेंट है और ये रिसेसिव है। इसके बाद में तीसरा हम बात करते हैं फली की आकृति। फली की आकृति, और फली की आकृति के अंतर्गत देखिए दो लक्षण आते हैं। अगर फली फूली हुई है, फूली हुई है तो आपका प्रभावी लक्षण हो जाएगा, या पिचकी हुई है या फिर कह सकते हैं संकुचित फली है तो ये आपका अप्रभावी लक्षण हो जाएगा। तो फूली हुई का मतलब क्या हो जाएगा? इसे हम आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इसको स्मॉल आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना। फिर चौथे नंबर का जो कैरेक्टर आता है उसकी लक्षण की बात करते हैं जो मेंडल ने लिया था। चौथे नंबर पर आता है वो है फली का रंग, फली का रंग आ जाएगा। और फली के रंग में भी आपको ध्यान में रखना भाई, फली के रंग में दो लक्षण हैं। एक तो आपका फली का रंग हरा है तब तो वो प्रभावी है, और पीला है तो वो अप्रभावी है। हरा है तो प्रभावी है और पीला है तो अप्रभावी है। और हरे को हम ग्रीन लिखते हैं तो जी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इधर ये स्मॉल कर देंगे या तो स्मॉल जी से और या स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी ध्यान में रख लेना भाई, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट हम कैरेक्टर लेते हैं फली के रंग के बाद में आपका आ जाएगा बीज की आकृति हो जाएगा। बीज की आकृति हो जाएगा। और बीज की आकृति के अंतर्गत दो, एक तो या तो गोल मिलेंगे आपको बीज या फिर झुर्रीदार मिलेंगे। या तो गोल बीज मिल सकते हैं या झुर्रीदार। गोल होंगे तो कैपिटल आर से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है, या फिर डब्लू भी लिखा हुआ मिल सकता है कहीं पर, कैपिटल डब्लू। और इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे या फिर स्मॉल डब्लू से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप आर याद रख लेना, आर से काम चल जाएगा। इसके बाद में छठे नंबर का जो कैरेक्टर आता है वो है बीज पत्र का रंग। बीज पत्र का रंग, और बीज पत्र के रंग भी दो प्रकार का होता है भाई। अगर पीला है तो प्रभावी है और हरा है तो अप्रभावी। देखिए हमने क्या किया था, यहाँ पर फली के रंग की बात की थी, तो फली के रंग में तो हरा तो प्रभावी होता है और पीला अप्रभावी होता है, जबकि बीज पत्र के रंग में इसका उल्टा हो जाएगा। पीला तो प्रभावी होगा
और हरा अप्रभावी होगा, यानी कि यहाँ पर हम कैपिटल वाई और जी से रिप्रेजेंट करेंगे इसको, और इसको करेंगे स्मॉल वाई और स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये दोनों ही चीज़ याद रख लेना भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बीज पत्र का रंग पीला और हरा, पीला प्रभावी होता है, हरा अप्रभावी होता है। 7वें नंबर का जो अंतिम हमारा लक्षण आता है वो है पुष्प का रंग। पुष्प का रंग, और पुष्प के रंग भी दो ही होते हैं भाई, एक तो बैंगनी होता है, बैंगनी प्रभावी होता है, और एक आपका सफ़ेद होता है, सफ़ेद है प्रभावी हो जाएगा। बैंगनी मतलब पर्पल कलर, वॉयलेट बोलते हैं, तो कैपिटल वी हो जाएगा वॉयलेट, और इसको हम स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करेंगे, या फिर यहाँ पर कैपिटल डब्ल्यू भी लिखा हुआ मिल सकता है और यहाँ पर स्मॉल डब्ल्यू भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना भाई। ये टोटल आपके 7 लक्षण आते हैं। याद कैसे करेंगे भाई, यही लक्षण है, तो एक ट्रिक बता देता हूँ। हमने क्या किया था, पादप की लंबाई ली थी, तने का लक्षण क्या हो सकता है, लंबाई हो सकता है। लंबाई बोल दो या ऊंचाई बोल दो, एक ही बात है, लंबाई हो सकती है, ठीक है। तने के बाद में हम बात करें तो उसके अंतर्गत फली लगती हैं, हाँ फली लगती हैं। तो फली के हमने 2 लक्षण लिए थे, एक तो आकृति हो सकती है और एक हो सकता है आपका रंग हो सकता है फली का। फली के 2 ही तो लक्षण लिए थे। फिर आ जाता है पुष्प, और पुष्प के कितने लक्षण लिए थे, पुष्प के हमने 2 लक्षण लिए थे पुष्प के भी। एक तो इसकी स्थिति हो सकती है, पुष्प की कौन सी स्थिति होगी, और एक इसका रंग हो सकता है भाई। 2 लक्षण हमने पुष्प के लिए थे। और फिर आपका आ जाता है भाई एक बीज या बीज पत्र, बीज या बीज पत्र। तो इसमें हमने क्या लिया, एक तो रंग लिया था और एक आकृति ली थी, और इस प्रकार से आपके टोटल कितने लक्षण हो गए भाई, एक ये हो गया, 2 ये है ना, 2 ये 4 5 6 और ये 7, टोटल 7 लक्षण हो गए। तने के याद रख लेना लंबाई, फली का याद रख लेना आकृति और रंग, पुष्प का आपका स्थिति और रंग हो जाएगा, और बीज या बीज पत्र का रंग और आकृति हो जाएगी। याद रख लेना रंग आपका केवल यहाँ पर बीज पत्र का पूछा गया है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में एक क्वेश्चन पूछा गया था बीज का रंग जो है, अगर ये आपको मिले तो ये मेंडल के द्वारा शामिल नहीं किया गया भाई, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर बीज पत्र लिखा हुआ है तो बीज पत्र का रंग शामिल किया था आपके मेंडल ने, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना भाई। ये लक्षण लिए थे, ये आपको ध्यान में रखने हैं। टोटल 7 विपर्यासी लक्षण हैं। हाँ एक चीज़ और बता देता हूँ, ये गुणसूत्र संख्या कौन कौन से पे होते हैं भाई। ये जो लास्ट में है ना, ये तो आपके पहले गुणसूत्र पर होते हैं, ये फर्स्ट गुणसूत्र पर होता है, ठीक है, ये भी फर्स्ट गुणसूत्र पर होता है। इसके बाद में हम बात करें, ये 4th गुणसूत्र पर होते हैं, ये भी 4th गुणसूत्र पर होते हैं, ये भी 4th गुणसूत्र पर होता है, ठीक है। ये 5th पर हो जाएगा और ये 7th गुणसूत्र पर हो जाएगा। ये भी जरूर याद रख लेना, गुणसूत्र संख्या भी कई बार पूछ ली जाती है। जब एग्जामिनर का माइंड घूम जाए तो ये क्वेश्चन पूछते हैं भाई इस प्रकार से, ठीक है। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई आप लोगों को, जो मैंने बताया ये लक्षण याद रख लेना। इसके बाद में हम बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ने से पहले हम कुछ मेंडल के द्वारा तकनीक उपयोग में ली गई थी, तो उनकी बात कर लेते हैं। मेंडल की तकनीक, मेंडल की तकनीक, मेंडल की तकनीक। देखिए मेंडल की तकनीक की बात करें तो पहली जो तकनीक आती है वो है आपकी, वो हो जाएगी विपुषण। विपुषण कई बार ये पूछ लिया जाता है भाई, विपुषण क्या होता है दे करके, और इसको अंग्रेजी में कहते हैं इमस्कुलेशन। इसका मतलब क्या होता है भाई, देखिए विपुषण का मतलब क्या होता है, पू से पुंकेसर समझ लीजिए, ये जो पू है ना बीच में, इससे मतलब पुंकेसर समझ लीजिए। कोई भी आपका जो पादप है उनमें से पुंकेसर को हटाना क्या कहलाएगा, विपुंकेशन कहलाएगा।
विभूषण कहलाएगा। तो ये लिख सकते हैं भाई आप यहाँ पर, थोड़ा सा लिखेंगे तो याद रह जाएगा। यानी कि कोई भी द्विलिंगी पादप है, द्विलिंगी पादप, और इस द्विलिंगी पादप से, द्विलिंगी पादप पुष्प लिख देता हूं मैं, द्विलिंगी पुष्प से नर जननांग, नर जननांग कौन सा होता है? पुंकेसर, पुंकेसर। और ये भी कैसा? अपरिपक्व अवस्था में, अपरिपक्व अवस्था में नर जननांग पुंकेसर को कैंची द्वारा काटकर हटाना, कैंची द्वारा काटकर हटाना क्या कहलाएगा? विभूषण कहलाएगा। भाई याद रख लेना। देखिए मैंने एक शब्द लिखा है यहाँ पर अपरिपक्व है, यानी कि पुंकेसर तैयार नहीं हुए हैं परागण के लिए, और उससे पहले ही हम क्या करते हैं, कैंची की सहायता काटकर उस द्विलिंगी पुष्प से हम नर जननांग को अलग कर देते हैं। तो फिर वो जो पीछे बच जाता है क्या, ओनली मादा जननांग के रूप में कार्य करेगा जो पुष्प बचता है, क्योंकि नर जननांग तो हटा दिया हमने, अब मादा जननांग बच जाता है, अंडप बच जाता है, वो आपका मादा जननांग के रूप में काम करता है। और ये सामान्यतः याद रख लेना भाई, नर जननांग हटाना या फिर कह सकते हैं विभूषण है, ये केवल आपका किस में हो सकता है? उभयलिंगी पादप में ही हो सकता है भाई, या उभयलिंगी पुष्प में ही हो सकता है। अपरिपक्व अवस्था में होता है, ये जरूर याद रख लेना भाई। एकलिंगी पुष्प में कोई भी किसी भी प्रकार का विभूषण नहीं होता है। अब हमने नर जननांग पुंकेसर हटा दिया, तो जो पुष्प ना, पुष्प वो किस प्रकार से कार्य करेगा? मादा पुष्प की तरह कार्य करेगा। क्यों करेगा मादा पुष्प की तरह? क्योंकि हमने नर जननांग तो हटा दिया, पीछे मादा जननांग ही बचा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब एक प्रोसेस और आती है भाई, ये करने के बाद दूसरी प्रोसेस आती है थैलीकरण या बैगिंग, थैलीकरण या बैगिंग बोलते हैं इसको। बैगिंग याद रख लेना भाई। इसका मतलब क्या होता है भाई, हमने क्या किया, पुष्प है, पुष्प में से अपरिपक्व अवस्था में पुंकेसर को हटा दिया, हटाने के बाद जो मादा पुष्प बचा था, उस मादा पुष्प के अंतर्गत अब हमने क्या किया, जो मादा पुष्प था ना, उसको पॉलीथीन से ऊपर ढक दिया और उसको बांध दिया। क्यों करते हैं ये? देखिए ये करने का तो कारण क्या है भाई, विभूषण क्यों करते हैं? स्वपरागण को रोकने के लिए, अलग से लिख सकते हैं भाई आप, इंपॉर्टेंट है भाई। विभूषण क्यों किया जाता है? स्वपरागण को रोकने के लिए, स्वपरागण को रोकने के लिए, स्वपरागण को रोकने के लिए किया जाता है भाई विभूषण। याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन आ जाता है भाई, ये थैलीकरण क्यों करते हैं? तो ये भी तो होगा, किसी कारणवश तो करते ही होंगी, तो इसके लिए भी आप याद रख सकते हैं भाई, थैलीकरण हम अवांछित पर परागण रोकने के लिए करते हैं, अवांछित पर परागण रोकने के लिए करते हैं, पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन, रोकने, अवांछित पर परागण रोकने के लिए हम क्या करते हैं, थैलीकरण करते हैं। थैलीकरण होता क्या भाई, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए यहाँ पर। हम जो वो मादा पुष्प के अंदर जो मादा जनन अंग है, पुष्प में मादा जनन अंग क्या कहते हैं, जायांग कह सकते हैं क्या? ओके, जायांग लिख देते हैं, मादा जननांग जायांग पर थैली से बांध देते हैं, थैली से बांध देते हैं। अगर थैली से नहीं बांधेंगे ना, तो उसके ऊपर किसी भी अन्य पादप से आकर के पुंकेसर गिर जाएंगे और वो संकरण की क्रिया हो जाएगी। इसीलिए तो हम क्या करते हैं, अवांछित, मतलब हम हमारी इच्छा के अनुसार परागण की क्रिया करवाएंगे। तो अगर अपने आप होगा तो अवांछित होगा, इच्छा के अनुसार करवाएंगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर थैली बांध देते हैं। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस आप याद रख लेना, विभूषण और थैलीकरण। अब जो हमारा
मेन जो टारगेट है भाई मोनो हाइब्रिड क्रॉस, उसकी बात करेंगे। एक संकर संकरण, एक संकर संकरण, एक संकर संकरण, या इसे हम कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। आज यही हो पाएगा भाई, द्विसंकरण कल करेंगे। हाइब्रिड क्रॉस, एक संकर संकरण या मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ओके, इनकी बात करते हैं भाई। इसका मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब एक, और एक लक्षण लेकर के हम जब संकरण का अध्ययन करते हैं तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा ये। इससे पहले एक दो चीज़ें और ध्यान में रख लेना भाई। क्या चीज़ें ध्यान में रखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। क्या चीज़ें ध्यान में रखेंगे? एक क्वेश्चन आ जाता है, कई बार आपसे पूछा जाता है, चलो हम बाद में बता देंगे, पहले हम एक संकर संकरण की बात करते हैं। एक संकर संकरण की बात करते हैं। मेंडल ने क्या किया था? मेंडल ने बताया कि प्रत्येक लक्षण जो होता है, ये पॉइंट जरूर याद रख लेना, प्रत्येक लक्षण जो होता है, इस लक्षण का जो कंट्रोल है वो एक जीन के द्वारा किया जाता है। केवल एक जीन के द्वारा किया जाता है, या फिर उस जीन के दो कारक देखने को मिल सकते हैं, कारक जोड़ा। कारक जोड़ा मतलब जो युग्म विकल्पी है वो उनकी द्वारा नियंत्रित होता है भाई। ये पॉइंट जरूर याद रख लेना, ये सिर्फ लिख के आपको बता रहा हूँ और आप अपने नोटबुक में उतार सकते हैं कि जो प्रत्येक लक्षण है उनका एक जीन के द्वारा कंट्रोल होता है, या फिर जो युग्म विकल्पी हैं उनके द्वारा कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो अब एक संकरण करते हैं भाई। इसमें इन्होंने क्या किया था, आराम से समझना पूरी चीज़ें। देखिए, अब मेंडल ने क्या किया, ऊंचाई लक्षण लिया था पादपों का, और ऊंचाई में इन्होंने क्या ले लिया, एक तो लंबे पादप ले लिए, लंबे पादप, और एक ले लिए बोने पादप, बोने पादप, लंबे पादप और बोने पादप, और इनका आपस में करवा दिया संकरण। कैसे? देखिए, लंबे पादप का जो हम बात करते हैं तो इसको हम कैपिटल टी से लिखते हैं, और इसको लिखते हैं हम स्मॉल टी से। ये क्या है भाई? पेरेंट्स हैं, माता पिता हम कह सकते हैं, पेरेंट्स कह सकते हैं भाई। ठीक है, अब पेरेंट्स आप सभी को पता है भाई, जब जनन की क्रिया होती है तो युग्मकों का निर्माण होता है। जैसे हमारे मनुष्य के अंदर हम बात करते हैं, अब तो हम इस चीज़ को समझ चुके हैं कि मनुष्य में शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं, और शुक्राणु जो होता है वो क्या करेगा, एक प्रकार का युग्मक होता है ना। जनन कोशिका होती है वो युग्मक के रूप में काम करता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले युग्मक बनाएंगे भाई, और युग्मक यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर युग्म बन जाएगा कैपिटल टी। ठीक है, दोनों सेम है तो एक युग्मक आ गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम युग्मक, कोई समस्या नहीं है भाई। ठीक है, यहाँ पर भी युग्मक बनेगा, तो यहाँ पर युग्मक बन जाएगा आपका स्मॉल टी। ठीक है, अब इनका करवा देते हैं भाई संकरण। ठीक है, इनका हम संकरण करवाते हैं, और संकरण ये किस प्रकार का होता है ये भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये आपका पर परागण होता है भाई, पर परागण होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है, पर परागण संकरण। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना भाई, पर परागण किया जाता है जब क्या बनेगा, यहाँ पर कैपिटल टी, और इसको हम अलग कलर दे दें, क्या समझ में आ जाएगा भाई, अलग कलर दे देंगे तो कौन सा दें, ये तो नहीं, ये तो नहीं, ये वाला दे देते हैं, स्मॉल टी। ये बन गया भाई, ये बन गया, और ये बन गया आपका प्रथम F1PD हमें प्राप्त हो गई, F1PD प्राप्त हो गई। और F1PD में जितने भी पादप प्राप्त हुए वो सभी लंबे पादप प्राप्त हुए, सभी लंबे पादप प्राप्त हुए हमें। अभी हमें ये नहीं पता वो संकर हैं या किस प्रकार के, लेकिन यहाँ पर हमें देखा तो सभी पादप कैसे प्राप्त हुए, लंबे प्राप्त हुए। और अब हमने क्या किया, जो लंबे पादप हुए ना, इसमें से देखा इनका जीन प्रारूप वगैरह वो देखेंगे। तो अब क्या किया, अब मेंडल ने कहा कि इनका हम क्या कर देता हूँ, स्वपरागण करवा देता हूँ। ये जो है ना, इसका मैं स्वपरागण करवा देता हूँ, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी है, और इधर कैपिटल टी स्मॉल टी है, और इन दोनों का मैं क्या कर देता हूँ, स्वपरागण करवा देता हूँ।
ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना भाई। हाँ, यहाँ पर ये चीज़ भी ध्यान में रख लेना भाई, ये जो होते हैं ये 2n होते हैं, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, ये 2n होते हैं और ये आपका n हो जाएगा और यहाँ पर ये भी n हो जाएगा, अगुणित हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, ये जो है इसमें 100 परागण करवा देते हैं, 100 परागण करवाते हैं। कैसे होगा भाई 100 परागण, चलो कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 100 परागण। ओके, यहाँ पर हमने क्या किया, कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। और इधर भी हमने लिख दिया कैपिटल टी और ये आपका हो गया स्मॉल टी, ठीक है। इनका हमने करवाया 100 परागण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई कैसे देखेंगे, ये कैपिटल टी है, ये इसके साथ में करके क्या बना लेगा, ये बना लेगा कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी बना लेगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये वाला है ये करेगा इसके साथ में क्रिया, इसके साथ में संकरित होकर के ये बना लेगा कैपिटल टी और ये आपका हो जाएगा स्मॉल टी, ठीक। अब आगे क्या होगा, अब आगे ये वाला जो टी है स्मॉल टी, ये करेगा इसके साथ रिएक्शन, इसके साथ संकरण होगा और इसके साथ संकरित होकर के ये बना लेगा कैपिटल टी और ये बना लेगा भाई स्मॉल टी, स्मॉल टी बना लेगा और ये आपका करके ये बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। अब ये वाला टी है ये करेगा इस टी के साथ में और ये बना लेगा स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भी। और ये हमें प्राप्त हो गई F2PD, इधर लिख देता हूँ, ये F2PD प्राप्त हो गई, F2PD प्राप्त हो गई, ठीक है ना। और इस F2PD में हमने देखा कि ये जितने पादप हैं, मतलब जो अनुपात निकल करके आया है, 1 मिनट, ये थोड़ा सा ऊपर खिसका सकते हैं क्या, थोड़ा सा हम इसको एडजस्ट कर देते हैं कि इसी स्लाइड में आ जाए। एक मिनट रुकना, इसको हम एडजस्ट कर देते हैं। ओके भाई, ठीक है। अब हम इसका क्या किया, हमने लक्षण प्ररूप निकाला, लक्षण प्ररूप निकाला। तो लक्षण प्ररूप क्या निकल करके आया, लक्षण प्ररूप देखा कि ये जो तीनों हैं आप देख रहे हैं, ये तो लंबे प्राप्त हुए, मतलब 3 कैसे प्राप्त हुए, लंबे, और अनुपात 1 आपका बोना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ बोना। तो ये आपका लक्षण प्रारूप अनुपात आ गया 3:1, ठीक है ना, ये ध्यान में रख लेना। अब हमने इसका जीनोटाइप निकाला, जीनोटाइप या जीनी प्ररूप निकाला। तो जीनी प्ररूप कैसे निकालेंगे, इसका अंदर का ये जेनेटिक संगठन देखेंगे, दोनों अगर समान है तो आपका ये हो जाएगा भाई शुद्ध लंबे हो जाएंगे, शुद्ध लंबे हो जाएंगे। कितने हैं यहाँ पर, कैपिटल टी लिख देते हैं, ठीक है, एक ही है। 1 मिनट, ये यहाँ पे लिखा नहीं क्या हमने, अनुपात नहीं लिखा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये शुद्ध लंबे हो जाएंगे भाई, शुद्ध लंबे हो जाएंगे, ठीक है, कैपिटल टी। ओके। अब देखिए ये आगे वाले दोनों ये हैं तो लंबे लेकिन अशुद्ध हैं, क्योंकि इसमें स्मॉल टी भी आ रहा है, तो ये आ जाएगा भाई, तो हो जाएंगे आपके अशुद्ध, या फिर कह सकते हैं इनको संकर लंबे कह देंगे, संकर लंबे, ठीक है। और अंतिम जो बचता है ये एक आपका बोना बच जाता है, तो इसको एक यहाँ पर बोना हो जाएगा। एक मिनट, इसको मिटा देता हूँ, ये आपका बोना बच गया। कहने का मतलब है जो लक्षण प्ररूप अनुपात है वो तो 3:1 आ रहा, 3 लंबे 1 बोना, और जीनोटाइप या जीन प्ररूप अनुपात है वो 1:2:1 आ रहा है। ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं भाई, ठीक है। तो ये आपका जो मेंडल ने एक संकरण प्रयोग किया था वो मैंने आपको बता दिया है कि इन्होंने लंबे पादप लिए, बोने पादप लिए,
लंबे पादप जो थे उनसे युग्मक बनाया, युग्मक कैपिटल टी बन गया और इधर से आपका स्मॉल टी बन गया। इनके परपरागण करवाया, परपरागण से F1PD प्राप्त हुए, सभी आपके संकर लंबे बोल सकते हैं या सभी लंबे पादप प्राप्त हुए। फिर उन्होंने 100 परागण करवा दिया और 100 परागण के बाद में देखा कि यहाँ पर आपका 3 तो लंबे प्राप्त होते हैं और 1 बोना प्राप्त होता है। तो F2PD में लक्षण पर रूप अनुपात है वो 3:1 आता है। जीन पर रूप अनुपात निकाला तो 1 तो शुद्ध लंबा हो गया, ठीक है, और 2 आपके संकर लंबे हो गए और 1 आपका बोना हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रख लेना भाई। और इसी आधार पर इन्हें प्रभाविता का नियम भी दिया था इन्होंने, ठीक है ना। प्रभाविता का नियम भी इसी आधार पे दिया था, तो वो समझ लेते हैं प्रभाविता का नियम क्या होता है। इसके बाद में हम क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे भाई। प्रभाविता का नियम समझ लेते हैं, प्रभाविता का नियम, और वो यहीं पे समझा देता हूँ भाई। आपने यहाँ पर देखा एक बार एग्जाम्पल के लिए, ये F1PD है, ये वाली, ये F1PD हमने कैपिटल टी स्मॉल टी लिखा। कैपिटल टी यहाँ पर लक्षण आपका देखिए स्मॉल टी आ रहा, मतलब ये बोनेपन का लक्षण भी यहाँ पर आ रहा है, बोनेपन का कारक भी यहाँ पर आ रहा है और लंबेपन का कारक भी आ रहा है, ठीक है ना। अब क्या हुआ, लेकिन यहाँ पर लक्षण क्या प्रकट हो रहा है, लंबेपन का लक्षण प्रकट हो रहा है। तो ये जो है ना कैपिटल टी, ये इस स्मॉल टी के लक्षण को यहाँ पर छुपा देता है। ये जो कैपिटल टी है इस बोनेपन के लक्षण को यहाँ पर छुपा देता है और इसी कारण से जितने भी पादप होते हैं वो F1PD में लंबे प्राप्त होते हैं। तो जो यहाँ पर F1PD में अपना लक्षण प्रकट कर पाता है वो तो प्रभावी होता है और जो प्रकट नहीं कर पाता वो अप्रभावी होता है। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी लिखते हैं तो यहाँ पर कैपिटल टी तो आपका प्रभावी हो जाएगा क्योंकि ये लक्षण आपका दिखा रहा है, जबकि टी स्मॉल टी है ना ये अप्रभावी हो जाएगा, रिसेसिव हो जाएगा क्योंकि ये अपने लक्षण प्रकट नहीं कर पा रहा है। जैसे यहाँ पर भी देख सकते हैं F2PD में ये जो आपको 2 प्राप्त होते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें केवल स्मॉल टी के लक्षण ही आपको लंबे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कैपिटल टी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, स्मॉल टी के नहीं दिखाई दे रहे, यानी कि स्मॉल टी क्या हो जाएगा अप्रभावी और ये हो जाएगा प्रभावी। तो आप प्रभाविता के नियम में क्या लिख सकते हैं, पहला तो यही है कि भाई ये एक संकरण पर आधारित है, ये वाला पॉइंट जरूर ध्यान में रख लेना, एक संकरण पर आधारित, यानी इसी के आधार पर एक संकरण पर आधारित ही ये नियम है, एक संकरण पर आधारित। क्वेश्चन बन सकता है भाई प्रभाविता का नियम किस पे आधारित है या किसको आधार बनाकर दिया गया, तो एक संकरण को आधार बनाकर दिया गया। इनके अनुसार क्या होता है, मेंडल क्या कहते हैं भाई, प्रभाविता के नियम के अकॉर्डिंग हम बात करें, मेंडल कहते हैं कि जो जनक लक्षण F1PD में, जो जनक लक्षण F1PD में अभिव्यक्त होते हैं, अभिव्यक्त या लिख सकते हैं प्रकट होते हैं, दिखाई देते हैं, प्रकट होते हैं या दिखाई देते हैं या अभिव्यक्त होते हैं, वह प्रभावी लक्षण होते हैं, प्रभावी या फिर कह सकते हैं डोमिनेंट होते हैं, प्रभावी या डोमिनेंट होते हैं, याद रख लेना भाई इंपॉर्टेंट है ये, प्रभावी या डोमिनेंट होते हैं, ठीक है। और जो अभिव्यक्त नहीं होता है F1PD में, आगे लिख सकते हैं F1PD में जो अभिव्यक्त नहीं होता है, अभिव्यक्त नहीं होता है, वह क्या हो जाएगा, वह अप्रभावी होता है, अप्रभावी यानी कि रिसेसिव। अंग्रेजी वाले टर्म भी याद रख लेना भाई, यानी कि रिसेसिव होता है वह, ठीक है। इतना याद रह जाएगा ना, याद रख लेना। यहाँ पर देखिए मैंने आपको बताया था कैपिटल टी स्मॉल टी, तो कैपिटल टी तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर प्रभावी लक्षण हो जाएगा, ठीक है, प्रभावी लक्षण हो जाएगा। स्मॉल टी आपका अप्रभावी लक्षण हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये सभी पादप कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, मतलब ये कैपिटल टी स्मॉल टी के लक्षण को छुपा देता है, ये अपने आप को अभिव्यक्त करता है F1PD के अंतर्गत, F1PD में अपने आप को अभिव्यक्त करता है और इसी कारण ये प्रभावी होते हैं और स्मॉल टी अप्रभावी होती हैं। इसके अलावा और क्या लिख सकते हैं भाई इसके बारे में, देखिए ट्रिक बताता हूँ आपके लिए। एक तो लिख सकते हैं प्रभावी लक्षण,
एक तो हेडिंग डाल लीजिए भाई प्रभावी लक्षण, और एक होता है अप्रभावी लक्षण। इसको हम अलग पेन से लिख देते हैं। अच्छा वैसे लिख देते हैं क्योंकि वहाँ पर भी तो इस्तेमाल पेन किए थे ना, उसी प्रकार से। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रभावी लक्षण, प्रभावी लक्षण हो जाएगा यानी कि डोमिनेंट, और दूसरा हो जाएगा अप्रभावी लक्षण, अप्रभावी लक्षण। अरे यार वापस वही दिक्कत आ गई ना, चलो इसको करते हैं। ठीक है, अब ठीक है, ये अप्रभावी लक्षण और ये प्रभावी लक्षण। अब प्रभावी लक्षण है, इनको हम युग्म विकल्प भी लिख सकते हैं, प्रभावी युग्म विकल्प भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि वो कैपिटल टी और स्मॉल टी होता है। तो कैपिटल टी है तो प्रभावी लक्षण, स्मॉल टी है तो अप्रभावी लक्षण हो जाएगा। लेकिन इसको और अन्य रूप में हम किस प्रकार लिख सकते हैं, अन्य रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं भाई? जो प्रभावी लक्षण होते हैं ये शुद्ध होते हैं। प्रभावी लक्षण कैसे होंगे? शुद्ध एवं संकृत दोनों अवस्था में क्या होते हैं? अभिव्यक्त होते हैं। शुद्ध एवं संकृत दोनों अवस्था में, क्वेश्चन बन सकता है ये, शुद्ध एवं संकृत दोनों अवस्था में अभिव्यक्त होते हैं, अभिव्यक्त होते हैं। कैसे? जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहाँ पर भी ये दर्शा रहे हैं कि ये लंबे पादप हैं, और यहाँ पर भी ये बता रहे हैं ये लंबे पादप हैं। मतलब लक्षण तो प्रकट कर रहा है, लेकिन कर रहा कैसे? दोनों अवस्था में ये लंबे पादप हैं। ये आपका क्या है? शुद्ध अवस्था है, ठीक है। ये संकृत अवस्था है, लेकिन ये शुद्ध अवस्था में भी लक्षण प्रकट करता है प्रभावी, और अशुद्ध या संकृत अवस्था में भी लक्षण प्रकट करता है। अब बात करते हैं अप्रभावी की। बात करें, अप्रभावी जो होता है ये केवल शुद्ध अवस्था में ही अभिव्यक्त होता है। यह है केवल शुद्ध अवस्था में ही अभिव्यक्त होता है, केवल शुद्ध अवस्था में ही अभिव्यक्त होता है, केवल शुद्ध अवस्था में ही अभिव्यक्त होता है। अगर आपके पास लिखा हुआ स्मॉल टी तो ये दिखाएगा कि ये कैसा लक्षण है? बोना लक्षण है, बोने पादप होंगे। और यहाँ पर दोनों ही उपस्थित हो सकते हैं भाई। कैपिटल टी में भी लक्षण प्रकट करता है, स्मॉल टी में भी। ये शुद्ध अवस्था और ये संकृत अवस्था दोनों में अपने लक्षण प्रकट करता है, ठीक है ना। ये जरूर ध्यान में रख लेना भाई थोड़ा सा। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे भाई। यहाँ तक कोई समस्या तो कमेंट करके बताना। इस आधार पर प्रभाविता का नियम मैंने बता दिया है, और आगे हम और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना, 2-4 क्वेश्चन और सोल्व करेंगे, वो क्वेश्चन हम कल बात करेंगे। ओके।